कीर्ति रानी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको यही वीडियो यही टॉपिक इंग्लिश में सुनना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको यही सेम टॉपिक इंग्लिश में मिलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन से बेसिस पे होता है और कितने क्लासिफिकेशन हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि फाइनेंशियल फंक्शन क्या है किसी भी बिजनेस का, वो दो मेन कैटेगरीज में दो मेन बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड है। हाँ, तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है डिसीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो कि एक स्ट्रेटेजिक व्यू है। अब इसके अंदर तीन टाइप्स आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के। पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। आगे जब हम लोग दूसरा बेसिस देखते हैं तो वो है एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब ये जो है वो एक ऑपरेशनल व्यू जैसा है। इसमें फाइनेंशियल फंक्शन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला है एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन और दूसरा है रूटीन या फिर इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शन। तो इन्हीं 5 टाइप के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारा स्ट्रेटेजिक बेसिस, जो कि है डिसीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। हाँ, तो इसमें अब 3 प्रकार के होते हैं, 3 मेन भागों में इन्हें डिसाइड किया है। ठीक है, तो पहला जो डिसीजन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है, जब भी कोई बिजनेस चल रहा है तो फिर ना वो देखेगा कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है। हाँ, कंपनी के पास होता है कि हाँ हम लोग है ना एक प्लांट भी ले लेते हैं, मशीनरी भी ले लेते हैं, बिल्डिंग भी ले लेते हैं, तो गोल्ड भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं और सारे एसेट्स बोल रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेस्ट करो। तो फिर कंपनी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये देखते हैं कि है ना कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हम लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आगे जाके और 2 बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया है। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि वर्किंग में कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होता है। तो जब भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। हाँ, तो उनमें जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मशीनरी हो गई, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपडेट है, तो उसके ऊपर जब हम लोग फिनेंस करते हैं या फिर उसमें हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तब वो बन जाता है लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब इसे ये लॉन्ग टर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे एक तो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा सम इन्वेस्ट करना पड़ता है, साथ में इसके जो रिटर्न्स है वो हमें 1 साल से ज़्यादा के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म था। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अगली स्लाइड पे ऊपर बढ़ सके। अब हमारा जो है नेक्स्ट डिसीजन है वो है शॉर्ट टर्म डिसीजन यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होता है, तो हम लोग बात करेंगे जब भी हम लोग है ना करंट एसेट्स में की बात करें। ठीक है, करंट एसेट्स में जब करंट लायबिलिटीज़ हो या करंट एसेट्स हो तो उनके ऊपर जब हम लोग बात करें उसमें जो कैश लेवल्स है या इन्वेंट्री है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो उस जब हम लोग उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो आता है शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो अभी क्यों बताया गया? क्योंकि करंट एसेट्स जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके जो रिटर्न्स होंगे वो भी हमें 1 साल के अंदर ही मिलेंगे, इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिनेंसिंग डिसीजन के बारे में। अब ये फिनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो फिनेंशियल डिसीजन ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर और जो डिज़ाइन है वो उसकी जो लायबिलिटी और इक्विटी का जो रेशियो है या फिर शेयर है उसे कैसे मेंटेन करना है ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे नीचे एक पॉइंट में दिया गया है कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर यानी भी किसी भी कंपनी का जब हम लोग कैपिटल को अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं।
पहला होता है ओनर्स फंड यानी कि इक्विटी कैपिटल और दूसरा होता है बोरोवर्स फंड यानी कि डेट कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीद के जो इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल, और डेट कैपिटल यानी कि हमने कहीं से लोन लिए, चाहे वो बैंक से हो, डिबेंचर से इशू किए हो या बॉन्ड से इशू किए हो, ठीक है। तो इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको ऐसे बैलेंस करना है इक्विटी और डेट को जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। तो यही है पूरा का पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन। आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़े हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इस डिसीजन बेसिस के ऊपर जो तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? अब हमने ये तो देख लिया कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसे उठाने हैं, लेकिन अब हमने जो पैसे कमाए हैं उसका क्या करें? तो आप कंपनी है तो कंपनी में अभी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया, ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए कि हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ, तो उस रिटर्न को कहते हैं डिविडेंड, और वो जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे और टैक्स माइनस करोगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को आपको मैनेज करना है। तो अगर वो आप है ना कि उसमें अब डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन में ये कहते हैं कि जब आप प्रॉफिट को है ना इन ओनर्स के लिए एक अलग से रखते हैं, यानी कि डिविडेंड कितना देना है और कंपनी के अंदर कितना रिजर्व्स में रखना है ताकि आप फ्यूचर के लिए यूज़ करें, यही है पूरा का पूरा डिविडेंड डिसीजन। तो आपको कितना ओनर्स को देना है, आपको इस साल देना है कि नहीं देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, और बिजनेस के अंदर रिजर्व्स के लिए कितना रखना है ताकि हम लोग आगे जाके और भी बिजनेस ग्रोथ के लिए उसे यूज़ कर सके। तो इसके बीच में जो बैलेंस होता है वही डिविडेंड डिसीजन के द्वारा देखा जाता है। तो ये थे हमारे 3 डिसीजंस स्ट्रेटेजिक व्यू के अंदर। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल व्यू, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है? तो जब हम लोग है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के नज़रिए से हम लोग देखते हैं तो हमें 2 टाइप की एक्टिविटीज़ दिखाई देती है। एक जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन देता है कि हाँ हमें इस साल एक्सपांड करना है, नई मशीनरी लेनी है, इस प्रोजेक्ट में हमें पार्टिसिपेट करना है, और एक होते हैं रूटीन एक्सपेंसेस, राइट, जैसे कि सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर हमारे सेल्स के एक्सपेंसेस, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वो सब हो गए। तो ये कुछ रूटीन एक्सपेंसेस है, कुछ एग्जीक्यूट करना है उसे, इसके लिए एक स्पेशल एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये 2 एक्टिविटीज़ के लिए हमने फाइनेंशियल फंक्शन को कैटेगराइज किया है। तो चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन में। तो इसमें है ना ये जो फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं उनके लिए कुछ स्किल्स ज़रूरी होती है इसमें डिसीजन लेने के। तो कौन कौन सी स्किल्स है? वो है एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड डीप प्रोफेशनल जजमेंट। तो इनमें जो है ये जब आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन लेते हैं तो आपके पास ये स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, कोर डिसीजन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप इसे अच्छे से नहीं देखोगे, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से नहीं देखोगे और प्रोफेशनल जजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो फिर है ना वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे ये सारे जो डिसीजन होते हैं वो मेनली है ना टॉप टियर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे बैठे हुए लोग लेते हैं। अब उनको क्या क्या कहा जाता है? तो पहले हो गए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर और ट्रेजरर। तो ये जो 3 पोस्ट है ये मेनली टिपिकली ये 3 है ना ऐसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कौन से बेसिस पे लेते हैं, फिर इनके एक्चुअली क्या क्या फाइनेंशियल फंक्शन है उसे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पहचानना है उन्हें, और उस हिसाब से उन्हें बजट बनाना है आने वाले साल के लिए, ठीक है। अभी वो देखेंगे कि हमें अगर इस साल एक्सपांड करना है तो हमें लगभग इतना कैपिटल लगेगा, इतना एक्सपेंसेस हो रहा है तो इतना कैपिटल लगेगा, उस हिसाब से हम लोग आज बजट बनाएंगे ताकि उस बजट के अंदर हमें पूरे बिजनेस को ऑपरेट करना है। तो इनका ये पहला एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया नेगोशिएट, बैंक्स, अंडरराइटर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ नेगोशिएट करना
कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बनी रहे या फिर आप हमारी कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, हाँ, पुल बैक ना करें, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो उनके साथ जो नेगोशिएट करते हैं फिर ताकि है ना कंपनी में जो फंड्स है वो बने रहे या फिर और ज़्यादा आए, तो ये जो नेगोशिएशन का काम होता है वो भी यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो मर्जर्स हो गए या फिर एक्विजिशन हो गया या फिर कोई भी $multi-million कैपिटल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इनको भी है ना अच्छे से एनालाइज करके उनकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है वो निकाल के है ना देखना कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, उसे अप्रेस करना। तो ये जो काम होता है वो भी टॉप टियर फाइनेंशियल मैनेजर्स का होता है। बाद में लास्ट एक का उनका फंक्शन है कि क्रेडिट पॉलिसीज़ जो है क्लाइंट्स के लिए डिटरमाइन करना, और डिविडेंड पे आउट है तो वो आप कैसे डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, मतलब कि ना हर साल आप इतना % जो है वो डिविडेंड दे रहे हो, हर 2 साल में आप डिविडेंड दे रहे हो या फिर है ना साल में 2 बार डिविडेंड दे रहे हो, तो वो सारा जो डिसीजन होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव मतलब फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग जाए कि ये रूटीन और इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शंस है वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये रूटीन और इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। तो उनके लिए क्या ज़रूरत है, तो वो है ना क्लरिकल है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है और रेपिटेटिव डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो डिसीजंस लेते हैं, फिर वो जो फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं रूटीन और इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर। तो अब ये क्या सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन है, उसको वो सपोर्ट करते हैं, और साथ में जो रेगुलर डे टू डे हमारा जो खर्चा चल रहा है उसे भी वो बिना रुके चलता रहे, वो भी ध्यान रखते हैं। अब ये डिसीजन लेने, ये फंक्शंस हैंडल करने वाले लगभग कौन होते हैं, तो वो होते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, बुक कीपर्स या फिर फिनेंशियल क्लर्क्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना हमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन डिसीजन है उसके लिए सपोर्टिंग हो गया, जैसे कि वेजेस कितने देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने देना है, ट्रेड पेएबल्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इनके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जो फाइनेंशियल फंक्शन इनके अंदर आते हैं वो यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है कि अकाउंटिंग बुक्स, लेजर्स हो गए या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए, तो उन सबको मेंटेन करना, ठीक है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करोगे कि तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस दिन का टर्नओवर क्या है, इस मंथ का टर्नओवर क्या है, और उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि रूटीन में आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। उसके बाद आता है कि जो डेली में जो कैश रिसीट्स आती है, इन्वॉइसेस आते हैं या फिर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उन्हें मैनेज करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप डे टू डे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल्स होता है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से मैनेज करते हो, उन्हें अच्छे से डिटेल में लिखते हो, क्लियरली लिखते हो किसी भी फाइनेंशियल अकाउंट में या फिर लेजर में, तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। उसके बाद आता है थर्ड फंक्शन जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स है, उन्हें अच्छे से सेफ गार्ड रखना। क्योंकि ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, तो उन्हें वो हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं। आप क्लाइंट से हर बार जाते हो तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाते ना, जो सेम पॉलिसीज़ होती है वही सब जगह सारे क्लाइंट्स के लिए यूनिवर्सल होती है। साथ में उनके उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ आप क्या कर रहे हो और वो क्या जो होगा वो कितने लंबे समय तक चलेगा, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ किसी ने है ना छेड़छाड़ कर दी तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपको सेफ गार्ड करना पड़ता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जो पेरोल्स है उन्हें ऑटोमेट करना और जो रूटीन टैक्स फाइलिंग्स है उन्हें हैंडल करना। यानी कि जब आप कंपनी चला रहे हो तो आपको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप जो अगर छोटी कंपनी है तो वो तो आप नॉर्मली मैनेज कर सकते हो, लेकिन बड़ी कंपनी है तो उन्हें फिक्स्ड टाइम पे फिक्स डेट के ऊपर है ना सबको सैलरी तो मिलनी चाहिए, राइट। तो फिर है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। और जो टैक्स फाइल्स करने, जैसे हम लोग इनकम टैक्स होता है वो पर्टिकुलर डेट के पहले आपको इनकम टैक्स का फॉर्म भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरना पड़ता है, वैसे ही कंपनीज को भी बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं, तो उन्हें भी डे टू डे रेगुलरली मेंटेन करना वो भी रूटीन या इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर आता है।
तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग एक आखिरी बार सारे टॉपिक्स के ऊपर नज़र डाल सकें। अब आता है हमारा समरी इस टॉपिक का कि फाइनेंशियल फंक्शन को कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, कि उनकी जो मेन कैटेगरीज है आपने कहाँ पे क्लासिफाई किया, तो उसकी मेन कैटेगरीज क्या है और उसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या क्या है। तो उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है डिसीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। उसके अंदर 3 कैटेगरीज आती है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो है ना, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट वेल्थ को मैक्सिमाइज करना और रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना। इन शॉर्ट आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो कि आपकी कंपनी की वेल्थ बढ़ती रहे, ज़्यादा रिस्क भी ना हो और रिटर्न भी आता रहे। ठीक है, रिस्क के हिसाब से रिटर्न आता रहे, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। दूसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो है एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर 2 कैटेगरीज है। पहला है एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा है रूटीन या इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शन। अब इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ऐसा हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना ताकि आपका जो डेली साथ में और जो डेली ट्रांजैक्शंस है वो स्मूथली चलता रहे, ताकि आपकी बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे, उन्हें कहीं पे है ना फाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि ये अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे आपको सेम वीडियो इंग्लिश में समझाया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।